तो बक्सर युद्ध के महत्व से अपन शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली चर्चा में हमने बक्सर युद्ध को देखा, बक्सर युद्ध के कारणों को देखा, और इसके बाद इलाहाबाद की संधि देखा हमने, जिसमें दो संधि थी, एक शुजाउद्दौला के साथ थी, दूसरी शाह आलम सेकंड के साथ थी। और संधि के हमने निष्कर्ष को देखा कि निष्कर्ष के रूप में किस प्रकार से अवध को एक बफर राज्य का के रूप में विकसित किया गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, और किस प्रकार से जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसको किस प्रकार से रबर स्टाम्प के रूप में यूज किया गया। तो इन चीजों को हमने निष्कर्ष में देखा है। तो अब शुरू करते हैं कि बक्सर युद्ध का महत्व क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो बक्सर बक्सर युद्ध का महत्व। तो सबसे पहला महत्व अपन पॉलिटिकल क्षेत्र में देखेंगे, यानी राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले बक्सर युद्ध के बाद जो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी नीति थी उसमें वृद्धि हुई, और उसके फलस्वरूप ही उन्होंने दक्षिण भारत की ओर अपना इस ध्यान केंद्रित किया। तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। दूसरा ये कि पूर्व के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। पूर्व में सर्वोच्चता की स्थापना इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक के ऊपर भी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो संघ था उसमें शाह आलम द्वितीय भी उस संघ में शामिल था और उसकी भी हार हुई। तो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता मुगल शासन में भी, मुगल शासन में सर्वोच्चता मुगल शासन में भी सर्वोच्चता। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल के राजनीतिक और जो व्यापारिक नीति निर्माण था उसमें इनकी एंट्री होती है, इनकी सहभागिता होती है, और उस सहभागिता के द्वारा ये अपने हित पोषित हेतु भी नीतियों का निर्माण करने का प्रयास किया। राजनीतिक और व्यापारिक नीति निर्माण में सहभागिता, क्योंकि वहां डुअल सिस्टम भी लागू हो गया था। तो ये चार लाभ हैं, महत्व हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक क्षेत्र में बक्सर युद्ध के। अब देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से लाभ हैं। आर्थिक क्षेत्र, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहला लाभ यह है कि आर्थिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुदृढ़ हुई, और सुदृढ़ होने के पीछे इनकी वजह यह थी कि इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इनको जमींदारी मिली। उड़ीसा की जमींदारी जो इनके लिए काफी लाभपूर्ण था। दूसरा ये कि जो अवध का नवाब था वो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इससे भी इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। 50 लाख अवध नवाब द्वारा प्रदान।
तो ये इनको आर्थिक क्षेत्र में लाभ हुए। अब देखते हैं सैन्य क्षेत्र में इनको क्या लाभ हुए। सैन्य क्षेत्र, तो सबसे पहले कि इनके जो सैनिकों की संख्या थी उसमें विकास हुआ, क्योंकि इन्होंने बंगाल की जो सेना थी उसका भी उपयोग करने लगे युद्ध के क्षेत्र में। तो सैनिकों की संख्या में वृद्धि। दूसरा था कि ये इनके पास पर्याप्त संसाधन थे और उस पर्याप्त संसाधन का उपयोग करके इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। आधुनिक सेना का निर्माण। तो ये बक्सर युद्ध के महत्व थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब देखते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद जो शासन में परिवर्तन हुआ वो मुख्य रूप से द्वैध शासन के रूप में परिवर्तन हुआ। तो द्वैध शासन को अपन देखते हैं कि द्वैध शासन कैसा कार्य कर रहा था, और इसके बाद अपन द्वैध शासन के लागू होने के पीछे कारणों को देखेंगे। द्वैध शासन देखिए, द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। इसका मतलब यह है कि अब जो बंगाल में शासन व्यवस्था स्थापित होगी वो दो तरफ से होगी। एक शासन व्यवस्था स्थापित होगी कुछ कार्यों के लिए कंपनी की तरफ से, और एक शासन व्यवस्था स्थापित होगी नवाब की तरफ से कुछ कार्यों के लिए। तो बंगाल शासन व्यवस्था कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था नवाब द्वारा। कंपनी के शासन को भी दो भागों में आगे भी बांटा गया था, जिसे हम दीवानी और निजामत के रूप में जानते हैं। निजामत, दीवानी के अंदर जो विषय थे वो विषय थे जैसे कर एकत्रण, और इस दीवानी के अंदर जो अधिकार थे वो दिए गए थे एक अधिकारी को, जिसको कहा जाता था दीवान। दीवान नाम का अधिकारी होगा जो कंपनी के दीवानी अधिकार को क्रियान्वित करेगा। और दीवान की जो नियुक्ति होती थी, जो दीवान की नियुक्ति और पदमुक्ति होती थी, वो कंपनी के द्वारा होती थी, कंपनी द्वारा। तो ये दीवानी क्षेत्र में कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था थी। निजामत के क्षेत्र में जो विषय थे वो थे जैसे पुलिस हो गया या जुडिशियल हो गया, न्याय प्रणाली जो हो गई, वो सारे विषय निजामत के अंदर आते थे। जैसे पुलिस हो गया, न्याय प्रणाली हो गई, तो ये सारे विषय निजामत के अंदर आते थे। और एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई थी, जो निजामत शासन के अंदर का जो अधिकार थे, उनका जो कार्य थे, उनका क्रियान्वयन डिप्टी सूबेदार के द्वारा किया जाएगा। डिप्टी सूबेदार। तो ये कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था की बात थी। नवाब की नियुक्ति बंगाल के क्षेत्र में शासन व्यवस्था बनाए रखने और बंगाल के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाब की नियुक्ति की गई थी। तो ये जो द्वैध शासन था वो कंपनी के लिए काफी लाभपूर्ण साबित हुआ, और कंपनी ने द्वैध शासन के द्वारा बंगाल में काफी संप्रभु अधिकारों का निर्वहन किया। लेकिन सन 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर बन के आए, तो उन्होंने द्वैध शासन को खत्म कर दिया
और द्वैध शासन को खत्म करने के पीछे वजह ये थी कि जो बंगाल के क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य थे, जो बंगाल के क्षेत्र में विकासकारी कार्य थे, उन कार्यों को ना तो कंपनी के द्वारा ध्यान दिया जा रहा था और ना ही नवाब के द्वारा ध्यान दिया जा रहा था, जिससे जो बंगाल की जनता थी उसका असंतोष बंगाल के शासन के प्रति बढ़ा। और इसी असंतोष को खत्म करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1972 में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। तो ये याद रखिएगा कि द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई, जो द्वैध शासन की समाप्ति हुई वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुई, हेस्टिंग्स, और ये 1772 में इसकी समाप्ति हुई। ये याद रखिएगा। अब कुछ एग्जामों में ऐसे भी पूछा गया है कि द्वैध शासन की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, जिन कारणों के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वैध शासन की स्थापना करनी पड़ी। तो इन सभी कारणों को अपन देख लेते हैं। कारण, तो सबसे पहला कारण ये था कि ब्रिटिश की साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी, जो नीति थी, उसमें वृद्धि हुई और वो उस वृद्धि को पूरा करने के लिए वो दक्षिण भारत में अपना ध्यान केंद्रित करना चालू किए। और दक्षिण भारत में अन्य जो क्षेत्रीय राज्य थे उनमें हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक था कि वो बंगाल से स्वतंत्र रहें। तो जिसके लिए उन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की। उसके अंतर्गत नवाब की नियुक्ति करके बंगाल में शासन व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाब को जिम्मेदार किया। तो साम्राज्यवादी नीति की पूर्ति हेतु इसको लागू किया गया। दूसरा, द्वैध शासन के लागू होने से जो कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार के रिश्तों को पुनः परिभाषित करने की जो संभावना थी उसे खत्म कर दिया गया। क्योंकि यदि ब्रिटिश सरकार कोई परिवर्तन चाहेगी तो वो सबसे पहले उसको बंगाल के नवाब को ही अप्रोच करना पड़ेगा, बंगाल के नवाब से संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल का नवाब बंगाल में शासन व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। तो ये संबंध पुनर्परिभाषित ना होने हेतु इन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अलावा यदि बंगाल में किसी प्रकार का विद्रोह होता है जनता के द्वारा या बंगाल में किसी प्रकार की क्रांति होती है तो उन चीजों से निपटने की जिम्मेदारी नवाब की रहेगी। क्योंकि नवाब बंगाल में शांति व्यवस्था और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। विद्रोह और क्रांति की समस्या का समाधान नेक्स्ट है कि बंगाल के क्षेत्र में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको शासन करने का अनुभव नहीं था। और क्योंकि नवाब पहले से भी शासन कर रहे थे और उनको शासन करने का अनुभव था, ये भी एक कारण था कि द्वैध शासन की स्थापना की गई। शासन अनुभव का अभाव नेक्स्ट था कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां जो उस समय व्यापार कर रही थी भारत में, तो ऐसा हो सकता था कि कोई कंपनी बंगाल में चुनौती दे। तो अगर वो चुनौती देती है तो बंगाल के नवाब की जिम्मेदारी होगी उन चुनौतियों का सामना करने से। इससे
कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल निशान नहीं खड़ा होगा। यूरोपीय कंपनी के चुनौतियों का समाधान। तो ये 5 कारण थे जिन कारणों के कारण बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो ये सारे 5 कारण आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन से अपन देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष मैसूर में है, उस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से वहां संघर्ष किया गया।